Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। आपका 2 लेक्चर कोऑर्डिनेशन का ख़त्म हो चुका है। ये आपका तीसरा लेक्चर है और इस क्लास में हम समझेंगे कैपोड मॉडल और VSEPR मॉडल के बीच डिफरेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन में हम क्यों कैपोड मॉडल यूज करते हैं और आपका ऑक्टाहेड्रल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है वो समझेंगे। यह आपका नेट गेट एंड जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ड्यू में इसका बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कैपोड मॉडल, एक है आपका NH3, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ZnCl4 2-। ठीक है, NH3 में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लोन पेयर है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका sp3। ठीक है, इसका ज्योमेट्री और शेप ज्योमेट्री इसका क्या था, टेट्राहेड्रल, शेप था इसका क्या, पिरामिडल। ठीक है, शेप था पिरामिडल। इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो लोन पेयर था नाइट्रोजन का क्या हो रहा था, ये था 2s, ये आपका था 2p। ठीक है, यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन लग रहे थे, ये जो था आपका लोन पेयर, ये जो था आपका लोन पेयर किस में प्रेजेंट था, लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये था कि आपका लोन पेयर किस में था, लोन पेयर इन हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। लोन पेयर किस में था, हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल में था। यह आप देख सकते हैं, ये था आपका NH3 का, मीन्स ऐसा होना चाहिए था, लेकिन लोन पेयर की वजह से क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। लोन पेयर आपका क्या है, अगर ऊपर रह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका किस तरफ आएगा, नीचे के तरफ। ठीक है, अगर लोन पेयर ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका किस तरफ आएगा, नीचे के तरफ। इसका हमने बेहतरीन क्लास किया था, मतलब बेहतरीन क्लास क्या वो तो आप बताएंगे कि NH3PH3 का हम क्वांटम टनलिंग के ऊपर लेके एक क्लास कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ऊपर है लोन पेयर, तो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, नीचे के तरफ है। तो ये जो 3 बॉन्ड हैं ये क्या है, नीचे के तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की नीचे के तरफ इनको धकेल रहा है। तो ये क्या आ गया आपका पिरामिडल। लेकिन PH3 में क्या हो रहा था, PH3 में लोन पेयर की वजह से कुछ नहीं हो रहा था। PH3 में क्या था, वो था ड्रैगो मॉलिक्यूल। ये था आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये था आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल और ये भी था पिरामिडल। लेकिन इसकी वजह क्या था PH3 में, इसकी वजह था नॉट ड्यू टू लोन पेयर, ओनली ड्यू टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि लोन पेयर का ड्रैगो मॉलिक्यूल में कुछ काम होता ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो लोन पेयर था इसका जो शेप आ रहा था पिरामिडल, ड्यू टू बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, मीन्स मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि लोन पेयर आपका डिस्टॉर्शन दिखाता है। ये सर नो, लोन पेयर आपका डिस्टॉर्शन दिखाता है। किससे हम समझे थे, VSEPR मॉडल पे हमने ये बात एक्सप्लेन किया था। लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन आता है और ज्योमेट्री शेप में डिफरेंस आ जाता है। जिंक की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x-4 इक्वल्स टू -2, x आ जाएगा +2। तो जिंक +2 का मतलब है D10। ठीक है, तो D10 का मतलब है 5 के 5 d ऑर्बिटल, 5 के 5 d ऑर्बिटल क्या है आपका, फील्ड है। मीन्स
जिंक के पास तो 5 लोन पेयर हैं, जिंक के पास कितना है 5 लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर मीन्स जो नॉन बॉन्डिंग रहते हैं, ठीक है। यहां पे तो लोन पेयर मजबूरी की वजह से पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो यहां पे शेप चेंज हो रहा था, ज्योमेट्री चेंज हो रहा था, शेप कुछ अलग दिखा रहा था, हाइब्रिडाइजेशन था sp3। इसमें तो पांचों के 5 लोन पेयर हैं, तो यहां पे तो ज्यादा डिस्टर्शन होना चाहिए था, हाँ या ना। जिंक में 5 लोन पेयर हैं तो डिस्टर्शन क्या होना चाहिए था, ज्यादा डिस्टर्शन होना चाहिए था। लेकिन यहां पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये तो था आपका कोवैलेंट, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि नो अकाउंट ऑफ लोन पेयर, मीन्स लोन पेयर का कोई काम ही नहीं होता कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में। अगर लोन पेयर का काम नहीं होता कुछ, तो ज्योमेट्री एंड शेप क्या होता है, ज्योमेट्री एंड शेप सेम आ जाते हैं। ज्योमेट्री शेप क्या होता है आपका, सेम आ जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर की वजह से डिस्टर्शन हो रहा था और डिस्टर्शन की वजह से क्या होता, शेप चेंज हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन में हम बोल देते हैं ज्योमेट्री एंड शेप सेम हो जाता है। तो हो इसलिए जाता है लोन पेयर, इसलिए हम काउंट नहीं करते हैं कि इसमें क्या है, ये पांचों के 5 जो लोन पेयर हैं ये कहां पे रहते हैं, दीज लोन पेयर आपके किस में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल। किस में प्रेजेंट रहते हैं, ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल। यहां पे प्योर ऑर्बिटल क्या है, प्योर डी, ठीक है। प्योर ऑर्बिटल क्या है आपका, प्योर डी। मीन्स कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में जो लोन पेयर रहते हैं वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए क्योंकि वो सब हमेशा क्या रहते हैं, ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और ऑन हाइब्रिड मतलब प्योर ऑर्बिटल में रहते हैं। तो लोन पेयर का रिपल्सन कुछ, जो मेटल के ऊपर लोन पेयर का रिपल्सन की वजह से लिगेंड जो लगते हैं उनके ऊपर डिस्टर्शन शो नहीं करता। मीन्स होता क्या है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, कैपोट मॉडल, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं कैपोट मॉडल, ठीक है। कैपोट मॉडल क्या कहता है, कैपोट मॉडल ये बोलता है इफ लोन पेयर प्रेजेंट in on hybrid or pure orbital then no repulsion takes place। रिपल्सन क्या होता है आपका, नो रिपल्सन टेक्स प्लेस और नेग्लिजिबल रिपल्सन। रिपल्सन क्या हो जाता है आपका, बहुत ही कम। तो लोन पेयर आपका पार्टिसिपेट नहीं करता। तो बीएससी पेयर क्या कह रहा था, लोन पेयर का पार्टिसिपेशन ले रहा था। कैपोट मॉडल में क्या होता है, लोन पेयर का पार्टिसिपेशन होता ही नहीं। तो बीएससी पेयर आप कोऑर्डिनेट में नहीं लगता, कोवैलेंट कंपाउंड में बीएससी पेयर आपका लगता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, लोन पेयर आपके प्योर डी में होने की वजह से यहाँ पे हम बीएससी पेयर अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ पे जो मॉडल लगता है, यहाँ पे जो हम समझते हैं वो कैपोट मॉडल से समझते हैं। मीन्स लोन पेयर है लेकिन लोन पेयर का डिस्टर्शन नहीं होता, क्योंकि पांचों के 5 लोन पेयर आपका जो है वो प्योर में है, प्योर डी ऑर्बिटल में। इसको मैंने आपको समझाया था किस में, बॉन्डिंग में आपको समझाया था। सपोज ए आपका सेंट्रल एटम और दो साइड एटम आपके लगे हैं। अगर ये आपका है और लोन पेयर प्योर ऑर्बिटल में है, ठीक है, ए समझिए, पी समझिए, डी समझिए, कुछ भी प्योर में है, तो इसमें क्या होगा, पी की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्योर पी में अगर है तो इसमें क्या होगा, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा। अगर
एक ही तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता तो क्या करता, ऊपर में रहता तो नीचे के तरफ धकेलता, नीचे में रहता तो ऊपर के तरफ धकेलता। तो ऊपर वाले नीचे के तरफ धकेलेगा, नीचे वाले ऊपर के तरफ धकेलेगा, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। लोन पेयर का रिपल्सन नेट रिजल्ट क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट। अगर नेग्लेक्ट हो गया तो लोन पेयर का रिपल्सन कुछ होता ही नहीं। तो ये देखिए आपका प्योर एस, लो इलेक्ट्रॉन किस में है, चारों तरफ है। प्योर पी तो ऊपर वाला नीचे के तरफ, नीचे वाला आपका क्या ऊपर के तरफ। ये आपका है डी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे के तरफ इस साइड ऑपोजिट साइड धकेलेगा, इस वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑपोजिट साइड, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड। तो नेट रिजल्ट क्या होगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा रिपल्सन। तो यही होता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में कि लोन पेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर भी क्या होता है, ये प्योर ऑर्बिटल में रहने की वजह से इनका रिपल्सन हम काउंट नहीं करते। और यहाँ पे लोन पेयर को हम क्या बोल देते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल देते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो मीन्स ये हम समझे कि अगर कैपोड मॉडल पे हम समझे तो मेटल के ऊपर कितना भी चार्ज हो, ठीक है, Zn2+ हो या Zn2- हो, मेटल के ऊपर एक लिगेंड ले लेता हूँ मैं। सपोज ये आपका कॉम्प्लेक्स है, Ml6+ हो या Ml6- हो, 0 हो, या फिर Ml6- हो। मेटल के पास कितना लोन पेयर है मुझे काउंट करना नहीं है, क्योंकि मेटल का लोन पेयर के मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। और जो लिगेंड लगते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में क्या आपका होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितने भी रहे, मेटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो बॉन्ड बनाते हैं वो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बनाते हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन विथ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ डी। ठीक है, बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में वो क्या होता है, डी का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है हमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके साथ NH3 में क्या हो रहा था, NH3 हो या CH4 हो, कोई भी ले ले आप। ठीक है, इनके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बन रहे थे, लेकिन यही थे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं हम बोल सकते। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए था, जरूरी होना चाहिए आपका वैकेंट ऑर्बिटल मेटल के पास होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है तो मेटल के ऊपर जो चार्ज रहा, प्लस रहा हो या माइनस रहा हो या 0 रहा हो, तो वो तो चार्ज इनकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से। इनको तो हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि डी इलेक्ट्रॉन का काउंट कैपोड मॉडल में होता ही नहीं। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉन, इन सभी का ज्योमेट्री क्या आएगा आपका, ज्योमेट्री आएगा आपका ऑक्टाहेड्रल जनरली। ठीक है, जनरली इसलिए लिख रहा हूं कि ऑक्टाहेड्रल आता है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी आएगा। तो डिफरेंट किस में होगा वो हम बाद में समझेंगे। जो कैपोड मॉडल है वो कैपोड मॉडल ये बोलता है कि मेटल के ऊपर जो चार्ज है वो कुछ फर्क नहीं डालेगा, उसका जो लिगेंड के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और उसका जो ज्योमेट्री हो रहा है उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं डालेगा नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, समझ आया इतनी बात।
ठीक है। तो PF4 माइनस या फिर PF4 प्लस या फिर Ml6 प्लस या फिर Ml6 माइनस, ठीक है। PF4 माइनस में क्या हो रहा था, फास्फोरस के पास क्या है आपका, फास्फोरस के पास क्या है आपका, पांच बॉन्ड बनाना है, ठीक है। PF4, ठीक है, हाँ। तो फास्फोरस के साथ आपका आउटर ऑर्बिटल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आपका 3, ठीक है। तो ये है आपका इनर, और वैकेंट डी होने की वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक्साइटेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो PF4 माइनस है, ठीक है, क्या है, PF4 माइनस है। तो 4 बॉन्ड बनाएंगे और एक है क्या है आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक क्या है आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर कहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड बना लिया आप, तो लोन पेयर क्या हुआ, लोन पेयर की वजह से इसका क्या होगा, P F F F F, ये रहा आपका लोन पेयर, ठीक है। PF4 में क्या आ रहा, ये रहा आपका लोन पेयर। तो इसका शेप क्या आ रहा था, सीसॉ, ठीक है। PF4 प्लस में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रहा था, 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, 1 2 3 4, ये आपका एक्साइट हो जाएगा डी में, 5 से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4, ये आपका क्या आ जा रहा था, टेट्राहेड्रल, ठीक है, लोन पेयर एब्सेंट है। तो ये हम किस में समझ रहे थे, BSc पेयर मॉडल से, कि लोन पेयर की प्रेजेंस होने की वजह से क्या क्या होता है, बॉन्ड पेयर की वजह से क्या होता है। यहाँ पे क्या है आपका, ना मेटल के पास कितना लोन पेयर है हमें जरूरी है जानना, हम क्या देखते हैं, लिगेंड कितना लगा है, लिगेंड जितना लगे होंगे उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। तो इन सभी का ज्योमेट्री क्या आ जाएगा, इन दोनों का पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, दोनों का ज्योमेट्री क्या होगा, कैपोट मॉडल की वजह से सेम आ जाएगा, और वो क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये क्या होगा आपका कैपोट मॉडल की वजह से ऑक्टाहेड्रल, जनरली बोल रहा हूं, ठीक है। तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपका मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हम आइदर लिखें COH2O होल 6 2 प्लस NiH2O होल 6 2 प्लस कॉपर H2O होल 6 2 प्लस जिंक H2O होल 6 2 प्लस, ठीक है। सभी का सभी क्या आएंगे आपका, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये क्या है आपका कोबाल्ट 2 प्लस, निकेल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस, ठीक है। ये आपका है D7, D8, D9 कॉन्फ़िगरेशन, ये है आपका D10। फिर भी सभी का क्या आएगा आपका ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल आएगा, ज्योमेट्री क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। ये आपको कौन बोलता है, कैपोट मॉडल, ठीक है। देखिए डी इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, यहाँ पे 7 डी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 9 10, लेकिन डी इलेक्ट्रॉन का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है इनके ज्योमेट्री के ऊपर। क्यों, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन में जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम काउंट ही नहीं करते, क्योंकि वो प्योर ऑर्बिटल में है। और हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किसके साथ होता है, हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है
वो वैकेंट ऑर्बिटल के साथ होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो इसी मॉडल को आगे लेते हुए हम समझते हैं, ये तो था जनरल कैपोड मॉडल की बात, ठीक है। तो कैपोड मॉडल में क्या होगा, आप क्या करेंगे कैपोड मॉडल में, ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री क्या होता है आपका, मेटल की वजह से और लिगैंड की वजह से होता है। मेटल, ये रहा आपका लिगैंड, ठीक है। मेटल, ये रहा आपका लिगैंड। मेटल हम किसको बोलते हैं, जो मेटल को बोलते हैं हम स्फेरिकल सेंटर, ठीक है। मेटल क्या होता है आपका, स्फेरिकल सेंटर। लिगैंड क्या होता है आपका, लिगैंड होता है आपका सरफेस ऑफ द स्फीयर। लिगैंड क्या है आपका, स्फीयर का सरफेस जो होता है वो लिगैंड होता है। और कौन से लिगैंड हम लेते हैं, ऑन द लिगैंड हम चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्सन, ठीक है। लिगैंड हम चूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्सन। बहुत बड़ा वाला हम नहीं लेते क्योंकि डिफ्यूज हो जाता है, तो वो बात आगे आगे समझेंगे हम। लिगैंड हम चूज करते हैं, अभी तक आप जान लीजिए कि रिपल्सन जो भी लिगैंड आता है वो मेटल के साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वो उनके रिपल्सन के बेसिस पे चूज होता है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका नॉन बॉन्डिंग पेयर, दैट इज क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर जो होता है आपका नेग्लिजिबल रिपल्सन। लोन पेयर जो होता है आपका वो क्या होता है, नेग्लिजिबल रिपल्सन, ठीक है। ये था आपका बेसिक सा कैपोड मॉडल, ठीक है। मतलब ज्योमेट्री कैसे हम निकालते हैं, इसके लिए लिगैंड और मेटल के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कर ली। तो कैपोड मॉडल में ज्योमेट्री क्या आएगा, दो तरीके का आएगा। क्या आएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ML6 ये कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा हूं, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो ज्योमेट्री क्या आएगा आपका, एक आएगा आपका कॉमन ज्योमेट्री, एक आएगा आपका लेस कॉमन ज्योमेट्री। कॉमन ज्योमेट्री सभी को पता होता है, लेस कॉमन ज्योमेट्री क्या होता है आपका, कोई पढ़ता ही नहीं। कॉमन ज्योमेट्री या मोर कॉमन ज्योमेट्री ये सभी को पता होता है, लेस कॉमन ज्योमेट्री हम पढ़ते ही नहीं। और क्वेश्चन पूछता है लेस कॉमन ज्योमेट्री से ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो सभी पढ़ते हैं वो आपको क्यों पूछेगा, वो आपको इसलिए पूछता क्योंकि बेस्ट जो भी स्टूडेंट है ना वही चूज किए जाते हैं। आप जहाँ पे भी सीट हमारे पास जो भी है इंडिया में, प्रीमियम इंस्टीट्यूट का मतलब यही है कि आप जो भी करें दूसरे बच्चों से अच्छा करना है। अगर दूसरे बच्चों से अच्छा करना होगा तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करना होगा। तो आप जो सभी पढ़ रहे हैं वो आप तो पढ़ेंगे, जो कोई नहीं पढ़ रहा है वो भी आपको पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे मार्क ला पाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गया। तो मोर कॉमन ज्योमेट्री में क्या आपका आएगा, ऑक्टाहेड्रल। मोर कॉमन ज्योमेट्री में आपका क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगा आपका, ऑक्टाहेड्रल। लेस कॉमन ज्योमेट्री में आपका क्या आएगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ऑक्टाहेड्रल तो आप +2 उसके बाद +3 यहाँ पे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल आप जब से जन्मे हैं तब से पढ़ रहे हैं, तो हम इसकी चर्चा तो जब भी करेंगे इसी की ही चर्चा करेंगे ज़्यादातर। लेकिन आज की चर्चा हम किस में रखेंगे, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक कहाँ पे आता है, ठीक है। मोर कॉमन ज्योमेट्री हुआ आपका ऑक्टाहेड्रल, लेस कॉमन ज्योमेट्री हुआ आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखता है आपका, सपोज ये रहा आपका मेटल, ठीक है। ये रहा आपका लिगैंड, एक लिगैंड, दो इस साइड इस साइड,
ये रहा आपका ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसे दिखता है, इस तरह का। ये सपोज आपका अल्फा, ये रहा आपका बीटा। ठीक है, ये सपोज ये रहा आपका, कोई भी ले लीजिए, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। ठीक है, ये क्या है आपका ऑक्टाहेड्रल में अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। और बॉन्ड एंगल क्या है आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं, ये कैसे दिखता है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ये रहा आपका, ये बीटा, ये आपका अल्फा, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में। और एंगल किसका ज़्यादा रहेगा, एंगल रहेगा ज़्यादा किसका, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो बल्की ग्रुप लगने, जब भी बल्की ग्रुप आएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो बल्की ग्रुप आने की वजह से क्या होगा, आप देखे होंगे अगर मोटे बच्चे दो बैठे हैं, ठीक है, बीच में कोई छोटा बच्चा बैठा है, तो मोटे बच्चे तो क्या करेंगे, उसको दबा देंगे। ठीक है, उसी तरह क्या होता है, तो एक बैलून आप देखे होंगे, अगर उसको बीच में दबाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर की वजह से दोनों साइड क्या हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा फूल के अलग हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का ही यहाँ पे होता है, बल्की ग्रुप लगने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन को हटाने के लिए क्या होता है, इनका शेप कुछ ऐसा ही हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में आपका हाइब्रिडेशन क्या आता है, ऑक्टाहेड्रल में आपका हाइब्रिडेशन आएगा क्या, हाइब्रिडेशन की बात करें वो आएगा आपका sp3d2 या फिर d2sp3 या फिर p3d3। ठीक है, p3d3 मैंने आपको समझा चुका हूँ, TCl4 TCl6 2-। ठीक है, p3d3 मैंने आपको बॉन्डिंग में समझा चुका हूँ, कहाँ पे पार्शियल मिक्सिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका क्या होता है p3d3। ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में हाइब्रिडेशन क्या आएगा, HD5 D5s sp_d4 d4sp p3d3। यहाँ पे भी p3d3 आता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है। ठीक है, ये जो है आपका बहुत ही रेयर केस, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ये बहुत ही रेयर केस है। तो ये चारों आपका इम्पोर्टेंट है, HD5 D5s sp_d4 d4sp p3d3, यहाँ पे भी आता है, p3d3 यहाँ पे भी आता है। ठीक है, लेकिन वो आपका रेयर केस है। तो अब समझते हैं कहाँ पे लगेगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, हम लगाएंगे कहाँ पे लगाएंगे, हम ऑक्टाहेड्रल Ml6। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है आपका Ml6। तो प्रिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी ऑफ octahedral and trigonal prismatic, octahedral and trigonal prismatic relative stability। ठीक है, कौन से फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये आप पढ़ चुके होंगे शायद, किस में, सॉलिड में पढ़ चुके होंगे,
लैटिस एनर्जी नहीं, सॉरी, लैटिस पैकिंग, ठीक है, लैटिस पैकिंग। और ये आपका होगा, दूसरा आपका आएगा डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। डी कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका, D0 D1, ठीक है। डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, D0 D1। तो D0 D1 अगर रहा तब भी आपका क्या होगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। मीन्स ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक सिर्फ D0 D1 में भी आपका हो सकता है, उसके बाद कोई भी डी कॉन्फ़िगरेशन D0 से D10 यहाँ पे कहीं पे भी आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, D0 या फिर D1 में होगा। लैटिस पैकिंग में हम क्या देख लेंगे, रेडियस रेशियो, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, यहीं पे पहले लिख लेता हूं। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हम कहाँ पे देखेंगे, सिर्फ मिलेगा हमें D0 D1 में। ये अगर किसके साथ रहा आपका, किसके साथ, बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या, यहाँ पे तो हम लिगैंड लिख रहे हैं, तो बल्कि ऑर्गेनिक लिगैंड लिख लेते हैं। तो बल्कि ऑर्गेनिक लिगैंड क्या होगा, जनरली आपका R होता है, तो R यहाँ पे क्या आएगा, CH3, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल है आपका टंगस्टन के साथ CH3 होल 6, मॉलिब्डेनम के साथ CH3 होल 6, उसके साथ क्या आएगा, रेनियम के साथ CH3 होल 6, टेलुरियम CH3 होल 6 माइनस, उसके साथ साथ क्या आएगा आपका, थैलियम, टेलुरियम नहीं, टैंटलम। उसके बाद आएगा जर्कोनियम CH3 होल 6 2 माइनस, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। उसके साथ साथ आप लिख लीजिए एक मॉलिब्डेनम C डबल बॉन्ड होल, ये आपका क्या आएगा, मॉलिब्डेनम C, ठीक है। ये सब आपका आएंगे ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक देखने का आपका एक ही तरीका होगा आपके लिए, क्या करेंगे आप, D0 D1 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, उसके साथ अगर CH3 लगाए, मीन्स बल्कि ऑर्गेनिक लिगैंड लगाए, तो आंख बंद करके आप क्या कर लेंगे, CA मतलब ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक लगा देंगे। अगर ये आपका R ग्रुप नहीं लगा है, वाटर लगा है या और कुछ लगा है, तो लिगैंड आपका अगर R नहीं है, मीन CH3 ग्रुप नहीं है, और कोई भी है D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या लगाएंगे, वहां पे ऑक्टाहेड्रल लगाएंगे, ठीक है। अगर CH3 नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, ऑक्टाहेड्रल लगाएंगे, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल की बात कर लेते हैं, लैटिस, इसको मिटा देता हूं। तो ये अगर ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हुआ तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में आपका जो भी है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में आपका जो भी है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। MH2O होल 6 प्लस X, ठीक है। इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आया तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, ऑक्टाहेड्रल लगाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि स्कैंडियम ScH2O होल 6 3 प्लस आपका क्या ज्योमेट्री होगा, और टंगस्टन CH3 होल 6 आपका ज्योमेट्री क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, ये देखिए स्कैंडियम आपका क्या है,
H2D1 +3 का मतलब है D0 कॉन्फ़िगरेशन, +3 का मतलब है D0 कॉन्फ़िगरेशन, और D0 कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या लगा है, R ग्रुप नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनिक ग्रुप नहीं लगा है, वाटर अगर लगा है मीन्स R ग्रुप नहीं लगा है, CH3 नहीं लगा है अगर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये है आपका ऑक्टाहेड्रल, और ये आपका क्या होगा, टंगस्टन आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब आते हैं लैटिस पैकिंग रेडियस रेशियो। लैटिस पैकिंग और रेडियस रेशियो, ठीक है, अगर रेडियस रेशियो R+/R- आपका किस में रहा, ग्रेटर देन 1.8, अगर रेडियस रेशियो आपका क्या रहा, R+/R- ग्रेटर देन 1.8 रहा, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका आएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। यहाँ पे मैं कौन सी कंपाउंड किसके बारे में बात कर रहा हूँ, MH2 या फिर MaC2, ठीक है, MH2 या फिर MaC2, इस तरह का लैटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह के लैटिस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे दिखा रहा है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक या फिर ऑक्टाहेड्रल, आपको कंफ्यूजन होगा, उस तरह का एग्जाम्पल ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में एग्जाम्पल आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका MoSe2 MoS2, दूसरा आएगा आपका टंगस्टन Fe2, तीसरा आएगा आपका टैंटलम Se2, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में क्या आएगा आपका, अगर ऑक्टाहेड्रल के लिए आपका क्या होगा, R+/R- लेस देन 1.8, ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहा, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए टैंटलम Fe2 आपका दिखा रहा है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, लेकिन टैंटलम S2 आपका दिखा रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रल, क्या दिखा रहा है, ऑक्टाहेड्रल दिखा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। पहला ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक कंपाउंड आपका कौन सा था, फर्स्ट ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक कंपाउंड टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, टू बी डिस्कवर्ड, वो था आपका रेनियम 12H2 C2 PH2 होल 3, ठीक है, रेनियम 12H2 C2 PH2 होल 3, ठीक है, ये आपका पहला ट्राइगोनल कंपाउंड। मुझे बताइए मैंगनीज SCSC होल 2 BPY, मैंगनीज SCSC होल 2
इन दोनों में से कौन होगा आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और कौन होगा आपका ऑक्टाहेड्रल, या फिर दोनों सेम ही ज्योमेट्री होंगे, आप बताइए। आइए समझते हैं। MN SCSC BPY एंड MN SCSC फेन, MN SCSC BPY MN SC होल टू फेन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका आएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये आपका आएगा ऑक्टाहेड्रल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक आएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, एक आएगा आपके लिए ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे देखिए बाइडेंटेड लिगेंड है तो 2 × 2 + 2, ये क्या आएगा आपका 6, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा 6, इसका भी आएगा और इसका भी आएगा, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड है तो मैंगनीज के ऊपर कितना आ जाएगा, मैंगनीज के ऊपर आ जाएगा +2, ठीक है। मैंगनीज के ऊपर क्या आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आएगा, मैंगनीज आपका होगा D5 और ये भी है आपका D5 हाई स्पिन और ये भी आपका क्या आएगा D5 हाई स्पिन, ठीक है। दोनों का सेम है तो कैसे करेंगे, ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्यों होता है, वो क्यों आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। ये ऑक्टाहेड्रल थोड़ा सा डिस्टॉर्शन रहता है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका बाइट एंगल, कॉन्सेप्ट क्या है आपका बाइट एंगल, ठीक है। बाइट एंगल, बाइट का मतलब क्या है आपका काटना, जहाँ पे भी डाइथायोनेट लिगेंड आएगा या फिर नाइट्रेट लिगेंड आएगा, वहाँ पे होता क्या है, डाइथायोनेट लिगेंड हो या नाइट्रेट लिगेंड हो, स्ट्रक्चर क्या होगा कुछ इस तरह का होगा, यस और नो। तो डाइथायोनेट लिगेंड होगा, तो ये है, ये आपका बाइट एंगल, बाइट मीन्स काटना, मेटल को जिस एंगल से वो काटते हैं ये एंगल आपका हो जाएगा बाइट एंगल, मेटल को जिस एंगल से वो काटते हैं वो आपका हो जाता है बाइट एंगल। अगर बाइट एंगल, इफ बाइट एंगल लो, अगर बाइट एंगल आपका क्या है कम रहे तो वो आपका क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। क्या है, अगर बाइट एंगल आपका लो है वो आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, अगर बाइट एंगल आपका हाई है तो वो आपका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल। बाइट एंगल अगर हाई है वो आपका क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो बाइट एंगल लो के लिए फेवर्ड ज्योमेट्री क्या होगा आपका, फेवर्ड ज्योमेट्री आपका होगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, जबकि बाइट एंगल हाई के लिए फेवर्ड ज्योमेट्री आपका होगा ऑक्टाहेड्रल। तो होता क्या है देखिए, ये है आपका एक ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है आपका एक ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो बाइट एंगल लो होने पे क्या है, ये है आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है, बाइडेंटेड लिगेंड। अगर वो जुड़ना चाहे, ठीक है, ये तो आप हटा के ही देखेंगे, मेटल के साथ जुड़ना चाहे, ठीक है। मैं आपको इसलिए ऑक्टाहेड्रल के साथ दिखा रहा हूं क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सब निकाल के ही देखेंगे। अगर ये बाइट एंगल लो रहा,
क्या रहा, अगर ये बाइट एंगल लो रहा तो ये जो पोजीशन है ये सब पोजीशन आपका भरपाई हो जाएगा। लेकिन देखिए ये बाइट एंगल लो होने की अगर लो रहा तो ये जो आपका बाइडेंटेड लिगैंड है दूसरा वाला पोजीशन, ये जो आपका एक्सियल रहता है, ऑक्टाहेड्रल में एक्सियल नहीं रहता, लेकिन ये जो पोजीशन है आपका, इस पोजीशन में आपका क्या होगा, दूसरा जो लिगैंड है वो आ नहीं पाएगा। दूसरा जो लिगैंड है क्या है, आ नहीं पाएगा। तो बाइट एंगल हाई होने पे क्या होता है, दूसरा जो लिगैंड है, अगर इस साइड से मैं देखूं, ठीक है, इस साइड से देखूं, ये बाइट एंगल हाई अगर होता, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मतलब उलट फेर किया हूँ, यहाँ पे बढ़ा लिया हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये देखिए बाइट एंगल हाई होने पे क्या हुआ। अगर ये बाइट एंगल हाई होता तो क्या होता, दो पोजीशन आपका क्या हो रहा है, कवर हो जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। बाइट एंगल हाई होने पे क्या होगा, ऊपर पोजीशन पे और नीचे पोजीशन मतलब साइड पोजीशन पे, दोनों पोजीशन पे आपका लिगैंड रह सकता है। लेकिन बाइट एंगल लो होने पे क्या होगा, एक ही पोजीशन में रह पाएगा, दूसरा पोजीशन आपका ऑक्यूपाई कर नहीं पाएगा। तो होगा क्या, इसलिए क्या होता है, पैकिंग में क्या होता है, आपका स्टेबिलिटी नहीं आ पाता। पैकिंग में क्या होता है, आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के लिए एक लिगैंड आपका एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर नहीं पाता। तो बाइट एंगल लो होने पे क्या होगा, ये देखिए बाइट एंगल अगर लो होगा, इनके बीच अगर लो है बाइट एंगल, ठीक है, तो बाइट एंगल लो के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो गैप है मेटल के साथ मेटल लिगैंड, ठीक है, मेटल लिगैंड और ये मेटल लिगैंड, ये तीनों की बात करते हैं, इन तीनों को छुपा देते हैं, इन तीनों की बात करते हैं। अगर बाइट एंगल लो रहा तो लो के लिए क्या कर रहा हूं मैं, ये बाइट एंगल लो, ये सर नो, ये बाइट एंगल आपका लो, ये सपोज हाई, ये बाइट एंगल आपका लो तो ये भी लो होगा। देखिए तीनों एक साइड आ जाएगा, ये तीनों एक साइड, ये तीनों एक साइड, तो कैसा हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का कैसे मैंने किया था, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक का कुछ ऐसा ही किया था ना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये सर नो, तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हो जाएगा, एक दूसरे के साइड पे आ जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या रहता है, इसलिए मैंने बोला था ऑक्टाहेड्रल में अल्फा इक्वल टू बीटा, जबकि ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो बाइट एंगल की वजह से ये सब होता है, ठीक है। तो बाइट एंगल कम होने पे क्या होगा आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, ये आपका कम रह रहा है बाइट एंगल, ठीक है, मैं मोड दे रहा हूँ तो आप उस तरह से समझिए। बाइट एंगल कम होने पे देखिए एंगल कम है, ये आपका एंगल ज़्यादा है ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। अगर बाइट एंगल कम रहा तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा, ये जो तीन एंगल होगा, ठीक है, तो ये एंगल, ये आपका क्या है बीटा एंगल, ये सर नो, मेटल के साथ आपका क्या है बीटा एंगल है, दूसरे साइड के जो लिगैंड है और इस साइड के लिगैंड के बीच में मेटल जो है, ये आपका क्या होगा, मैंने क्या लिखा था बीटा ग्रेटर देन अल्फा, तो ये आपका क्या हुआ बीटा हुआ, तो बड़ा एंगल तो होगा क्या, आप बाइट एंगल से आपको समझना पड़ेगा कि क्यों होता है। ये आपका हो जाता है क्या, अगर कौन सा ग्रुप था आपका BPY अगर होता तो मैंगनीज SC2 BPY, तो ये आपका क्या होगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ड्यू टू लो बाइट एंगल, ठीक है। तो सिर्फ फर्क क्या था, बाइपिरामिडल के साथ फेन का फर्क था, बाइपिरामिडल के साथ फैन का ही फर्क था, नहीं तो और सब कुछ क्या था आपका सेम ही था, मेटल आपका सेम था और SC लिगैंड भी आपका सेम था और दोनों बाइडेंटेड लिगैंड थे, ठीक है। तो बाइपिरिडिन का क्या होगा, बाइपिरिडिन का अगर आपको कोई पूछे तो बाइट एंगल क्या होगा, लो होता है फैन से, बाइपिरिडिन का फैन से लो होगा आपका बाइट एंगल, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई
इट्टा 2 फॉर्म में, ठीक है, NO3 पाएंगे तो वो भी क्या आपका होगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। इट्टा 2 फॉर्म में का आपका अगर NO3 को ही मिल गया लिगैंड तो आपको क्या वहां पे लगाना है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, क्योंकि इनका भी बाइट एंगल क्या होगा, कम होगा। ये देखिए NO ये क्या है, मेटल को काट रहे हैं, ये आपका हो जाएगा बाइट एंगल, ये कम रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। ठीक है, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अब मुझे बताइए LH2O होल 6 3+, इसका क्या होगा, LH2O होल 6 3+, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताइए, हाइब्रिडाइजेशन SCH2O होल 6 3+, ठीक है। ये तो आपको पता है, मैंने आपको क्या बोला था, जहां पे भी ये D आपका रहा 5, स्कैंडियम 3+ मतलब क्या, D0, ठीक है। तो पीछे का 5 D ऑर्बिटल अवेलेबल है, वाटर लगा है, तो आपको क्या करना है, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आपको ऑक्टाहेड्रल करना है तो 2 D ऑर्बिटल आप लेंगे। कौन सा 2 D ऑर्बिटल लेते हैं स्कैंडियम में, इनर D ऑर्बिटल, क्योंकि इनर D ऑर्बिटल ज़्यादा प्रीफर रहता है आपका एनर्जी की वजह से। तो इनर D ऑर्बिटल होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका D2sp3, ठीक है, क्या आ जाएगा D2sp3। ये 2 D ऑर्बिटल किसका है, 3D का, यस और नो। इनर D ऑर्बिटल है तो आपको पता चल जाएगा ट्रांजिशन मेटल में क्या है आपका 3D लगेगा इनर D ऑर्बिटल में, क्योंकि ये है 3D 4s 4p, उसके बाद आएगा 4D। लेकिन एल्युमिनियम के केस में ये आपका क्या है, नॉन ट्रांजिशनल मेटल, यस और नो। ये है आपका p ब्लॉक एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशनल मेटल। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे कौन सा D है अवेलेबल, 3D। उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम वैलेंस सेल ही हम लेते हैं, हाँ या ना। 4s के लिए वैलेंस सेल कौन है, 3D भी उसका वैलेंस सेल है। इनके पास क्या है, नॉन ट्रांजिशनल मेटल में क्या है आपका 3D है, 3s है, 3p है, ये सर नो, 3D है, 3s है, 3p है। वैलेंस सेल उसका क्या है, 3D है, 3s है, 3p है। मतलब क्या है, पहले आप 3s कर दीजिए, वैलेंस सेल में क्या है आपका, पहले आपका आएगा 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 3D, यस सर नो। तो यहां पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। तो नॉन ट्रांजिशनल मेटल के लिए हमेशा क्या जुड़ेगा, आउटर ऑर्बिटल, आउटर D ऑर्बिटल। नॉन ट्रांजिशनल मेटल के लिए आपका क्या होता है, हमेशा होता है आउटर D ऑर्बिटल आपका पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि यहां पे जो आउटर D ऑर्बिटल है ना, यहां पे वैलेंस सेल के लिए, मतलब p ब्लॉक के लिए जो वैलेंस सेल है उसी का ही है D ऑर्बिटल। तो यहां पे जो आउटर D ऑर्बिटल है वो भी है आपका 3D। आउटर D ऑर्बिटल क्या है, नॉन ट्रांजिशनल मेटल के लिए आउटर D ऑर्बिटल क्या है, 3D है। कोई अगर आपको पूछे sp3d2, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। तो sp3d2 का मतलब क्या है आपका, आउटर D ऑर्बिटल, यस और नो। लेकिन यहाँ पे जो आउटर D ऑर्बिटल है वो आप कभी भी मत समझना कि आउटर D ऑर्बिटल का मतलब है 4D, गलत हो जाएगा। वो ट्रांजिशनल मेटल के लिए आपका आउटर D ऑर्बिटल होता है 4D। नॉन ट्रांजिशनल मेटल के लिए आउटर D ऑर्बिटल उसी का ही वैलेंस सेल का होगा, और थर्ड सेल का वैलेंस सेल कौन रहेगा, थर्ड ही सेल, समझ रहे हैं। थर्ड सेल का वैलेंस सेल रहेगा थर्ड सेल का, फोर्थ सेल नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल बनाना है। तो 3s के साथ 3p, p के साथ d, तो हम क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और ये आपका है आउटर D ऑर्बिटल।
सेम टू सेम कॉन्सेप्ट कि आउटर डी ऑर्बिटल मतलब sp3d2, आपको भी पता है आउटर डी ऑर्बिटल का मतलब है sp3d2, लगता है 4d। इनर डी ऑर्बिटल का मतलब है 3d। लेकिन नॉन ट्रांजिशनल मेटल के लिए अगर कभी पूछ ले कि कौन सा डी ऑर्बिटल है, तो आपको देखना है सेल नंबर क्या है। ये ट्रांजिशनल नॉन ट्रांजिशनल मेटल है तो थर्ड पीरियड का है एल्युमिनियम, तो थर्ड पीरियड का जो भी होगा वो सब उसके लिए क्या होंगे, वैलेंस सेल। तो थर्ड पीरियड का वैलेंस सेल क्या होगा, 3d। बार बार बोल रहा हूं, थर्ड पीरियड का वैलेंस सेल होगा 3d। तो आउटर डी ऑर्बिटल होगा, लेकिन कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा 3d ऑर्बिटल। लेकिन इसका इनर डी ऑर्बिटल है, ट्रांजिशनल मेटल के लिए इनर डी ऑर्बिटल है 3d, आउटर डी ऑर्बिटल होता है 4d। समझे? तो हमने क्या समझा, जहाँ पे रेडियस रेशियो r+/r- अगर 1.8 से बड़ा होगा वो आपका होगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, अगर कम होगा तो आपका होगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब आ जाते हैं डिफरेंट डी कॉन्फ़िगरेशन में आपका कैसा क्या होता है। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक और ऑक्टाहेड्रल के बीच ही बात कर रहे हैं। ठीक है, different hybridization in coordination number 6, hybridization in coordination number 6 और different D configuration, different D configuration। ठीक है, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन किसका हम निकाल रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल का। ठीक है, तो ये रहा आपका 3d, ये रहा आपका 4s, ये रहा आपका 4p, ये रहा आपका 4d। ठीक है, तो एनर्जी किसका कम, 3d का कम। ठीक है, नीचे रहेगा क्या, 3d, क्योंकि थर्ड सेल है। ठीक है, उसके ऊपर रहेगा 4s, 4p और 4d का एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर हम 3d के साथ s की 4s का मिक्सिंग कर रहे हैं, 3d के साथ क्या कर रहे हैं, 4s का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो एनर्जी गैप यहाँ पे क्या है, 2 लेस। एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम। तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा। लेकिन 4s से 4d के बीच एनर्जी गैप क्या है, 2 हाई। क्या है, बहुत ही ज़्यादा। तो जनरली क्या होगा, ये 4s 4d का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो जनरली क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो होगा क्या, लोअर। तो 3d 4s, ठीक है, 3d 4s इनको ले लेते हैं अगर, तो ये क्या होगा आपका इनर ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या आएगा आपका इनर ऑर्बिटल। अगर इनको लेके करते तो ये क्या आता आपका आउटर ऑर्बिटल, आया ना। अगर 4s और 3d को लेते तो क्या आता, 4s 4p, उसके बाद 4 2 6। ठीक है, ये आपका क्या आता आउटर ऑर्बिटल, यस और नो। बाहर वाले ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो उनको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल। बाहर वाले डी को अगर यूज कर रहे हैं वो होगा आपका आउटर ऑर्बिटल। अंदर के डी को अगर यूज कर रहे हैं तो आपका क्या होगा इनर ऑर्बिटल। तो इनर ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी क्या होता है, जनरली ज़्यादा रहता है आउटर ऑर्बिटल से। इसीलिए मेटल प्रिफर क्या करते हैं ज़्यादातर टाइम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्योंकि एनर्जी कम लगता है डेली, उनका जो होता है क्या होता है बहुत ही कम।
तो मेटल क्या करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी जो है उनका ज़्यादा रहता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम रहता है। आउटर ऑर्बिटल के लिए एनर्जी गैप क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, D0 D1 में, ठीक है, आप क्या ढूंढ पाएंगे, सिर्फ ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आपको सिर्फ मिलेगा D0 D1 में। ठीक है, तो D0 D1 के लिए आप खुद ही देख सकते हैं, सपोज कोई भी D0 कॉम्प्लेक्स हम ले रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, सपोज कोई भी D0 कर रहे हैं, तो D में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या यूज करूंगा, मुझे कौन सा बनाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ML6। ठीक है, बनाना मुझे क्या है, ML6। तो अगर मैं D0 के लिए बनाता हूं तो होगा क्या, ये 5 ऑर्बिटल आपका D यूज होगा और ये 6 हो जाएगा, है ना। यहां तक मैं जाऊंगा तो आपका क्या आ जाएगा, D5S। तो D5S क्या आपका हो जाएगा, जनरली कौन शो करते हैं, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, हाँ या ना। ये आपको मैं लिख चुका हूं कि ऑक्टाहेड्रल के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2 या फिर d2sp3। ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या आएगा, d5s या sd5 या फिर d4sp, spd4, p3d3 दोनों के लिए आता है। तो रेयर केस होता है p3d3 ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में। तो अगर इनर आपका यूज किया, पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल आपका यूज कर लिया, तो आपका क्या होगा, क्योंकि ये तो सभी के सभी वैकेंट है, तो लिगैंड यहाँ पे जुड़ सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस तरह का बॉन्ड जो फॉर्मेशन होगा वो क्या आएगा, आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक होगा। तो D5S क्या हो जाएगा, आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। अगर ये ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक आपका स्टेबल नहीं हुआ, सपोज इफ नॉट स्टेबल, तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए आपको बॉन्डिंग में मैं समझा चुका हूं कौन से 2 d ऑर्बिटल यूज होते हैं, dx2y2 dz2 यूज होते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, ये आपको साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल में मैं समझा चुका हूं कि क्यों होते हैं dx2y2 dz2 यूज होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए ये पांचों के 5 डी ये यूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, आपका आखिर के 2 डी, ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करेगा, आखिर के 2 डी ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या करेगा, 4s 4p 3d, आखिर के 2 डी और 2 3 4 3 6, तो हो क्या जाएगा, ये आपका D2sp3 हो क्या जाएगा, आपका D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये 2 डी क्या होंगे, dx2y2 dz2। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, मिक्सिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप आपका कम है। 2 क्राइटेरिया आपका आएगा, वाई प्रिफर इनर ऑर्बिटल। ठीक है, पहला आपका क्या आएगा, एनर्जी गैप लेस between 3s and between 3d and 4s। ठीक है, दूसरा आपका क्या आएगा,
इनर ऑर्बिटल होने की वजह से क्या आ जाएगा आपका, टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग टू हाई, टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग टू हाई, ठीक है। तो क्वेश्चन कीजिए आपका ReCH3 6 आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री मुझे बताइए। ReCH3 का हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मुझे बताइए। कर लिया आपने? RE कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, D5S2, ठीक है। रेनियम के ऊपर क्या है चार्ज, +6 चार्ज, तो ये तो 2 जाएगा, यहाँ से 4 चला जाएगा, तो क्या आया कॉन्फ़िगरेशन, D1। कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, D1, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन D1 आया यहाँ पे D1, ये है आपका 4s3d, ये आपका 4p, ठीक है। तो मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाना है, मीन्स 6 बॉन्ड मुझे बनाने हैं। तो ये आपका ऑर्बिटल यूज होगा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ये 6 ऑर्बिटल आपके यूज होंगे, ठीक है। आप देख के तो ये बता सकते हैं कि रेनियम है D1 कॉन्फ़िगरेशन और CH3 लगा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये आपका हो जाएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका, D4sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, D4sp, ठीक है। तो आपको बेसिक सा क्या हम समझे ये कि इनर डी यूज्ड, इनर डी प्रिफर्ड, क्यों, लेस एनर्जी गैप। दूसरा आपका क्या होगा, 4d आपका क्या होगा, लार्जर ऑर्बिटल। अगर लार्जर ऑर्बिटल होगा तो होगा क्या, लेस डिफ्यूज्ड। लार्जर ऑर्बिटल होगा तो डिफ्यूज्ड होगा, ठीक है। तो अगर डिफ्यूज्ड होगा तो क्या होगा, नॉट प्रिफर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम जनरली क्या यूज करते हैं,
इनर ऑर्बिटल इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, हम इसलिए क्या करते हैं, इनर ऑर्बिटल यूज करते हैं। तो मोर स्टेबल आपका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक के बीच में मोर स्टेबल क्या हो, कौन सा होगा, मोर स्टेबल आपका आएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, मोर स्टेबल आएगा आपका ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हम कहां पे देखेंगे, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक हम देखेंगे मेटल विथ बल्कियर ऑर्गेनिक लिगैंड, मेटल विथ बल्कियर ऑर्गेनिक लिगैंड, तो ये आपका आएगा ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। और किसमें कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपका D0 या फिर D1, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए आपका D0 D1। तो लिगैंड आपका क्या होना चाहिए, L होना चाहिए आपका CH3। अगर L आपका क्या हुआ नॉट इक्वल टू CH3, L आपका क्या हुआ नॉट इक्वल टू CH3, L आपका क्या हुआ नॉट इक्वल टू CH3, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा आपका Ml6 के लिए D0 हो या D1 भी हो, उसके बाद तो जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, D0 हो या फिर D1 हो। इसके लिए भी अगर L आपका CH3 नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये आपका क्या आएगा ऑक्टाहेड्रल आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, स्कैंडियम H2O6 3+, ठीक है, ये क्या है आपका D0 कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन वाटर लगा है तो आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा ये ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि L नॉट इक्वल टू CH3 है। अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, पिछले क्लासेस में एक दो क्वेश्चन छोड़े थे उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए CO H2O6 2+ प्लस F- दिया है COF6 4-, ए ऑप्शन है ये आपका। बी है CdH2O6 2+ Br-, ये दिया है आपका CD Br4 2-, सी आपका है Cr H2O6 2+ Cl-, ये क्या है आपका दिया है CrCl6 4-, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग less than 6 steps are involved in successive stepwise substitution, successive stepwise substitution। ऑप्शन है आपके लिए AB, दूसरा है आपका SC, तीसरा है आपका B ओनली, चौथा है आपका ABC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर द
following ligands, consider the following ligands. लिगैंड क्या क्या है आपके लिए? NH2 माइनस, O2 माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, SO4 2 माइनस, N2 माइनस, CO3 2 माइनस, CH3 COO माइनस. उसके बाद है आपका EN, SCSC, फिनाइल, DMG. उसके बाद ग्लाइसिन. क्वेश्चन दिया है आपका, बताइए मुझे P प्लस Q माइनस R माइनस S. P है आपके लिए ये, Q है आपके लिए ये, R है आपके लिए ये, ठीक है. S है आपके लिए DMG, सेम, ठीक है. ये मिटा दीजिए. वो बताया, पूछा है क्वेश्चन PQRS आपको बताना है. P प्लस Q माइनस R माइनस S. P दिया है आपका, P बोला है टोटल नंबर ऑफ ligands which act as bridging as well as monodentate. Bridging as well as monodentate. Q है आपका टोटल नंबर ऑफ फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, ठीक है. R है आपके लिए टोटल नंबर ऑफ बाइडेंटेड लिगैंड ओनली. S है आपके लिए टोटल नंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगैंड. तो आप बताएंगे P प्लस Q माइनस R माइनस S क्या होगा, ठीक है. ये दो क्वेश्चन आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका, वहाँ पे आप अपना आंसर भेजिए, ठीक है. तभी हमें पता चलेगा कि आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ रहे हैं. ये दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए. आज का क्लास छोटा था क्योंकि आज संडे है, तो थोड़ा तो मस्ती बनता है हफ्ते में एक बार. तो आप घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, जो भी एंटरटेनमेंट करना है आज ही कर लीजिए, क्योंकि कल से फिर आपका कॉलेज का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगा. धन्यवाद.